Hello, welcome to Pinnakia Point. Hope all good. All of you very good morning. तो चलिए न्यूज़ इन डेप्थ में हम आज 4-5 टॉपिक है जिसको डिटेल में हम उसको देखते हैं जो अभी करेंट में न्यूज़ में जो आया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये क्या है, कैसे है, इसका ओरिजिन कैसे, क्या देखेंगे। तो मीटिंग इसका IPF, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये आप जिस तरह पढ़ना चाहते हैं उस तरह पढ़िए। आप इसमें से वन लाइनर भी निकाल सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर भी आपको हो जाएगा, जैसे IPF मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ, IPF का हेड क्वार्टर कहाँ है, लॉन्च कब हुआ, ये सब। तो वन लाइनर भी आप के रूप में आप पढ़ सकते हैं, इसको मेंस राइटिंग के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं, आप एज यू विश। तो चलिए शुरू। मीटिंग इसका कहाँ हुआ, तो मीटिंग हुआ सिंगापुर में। और अटेंड किसके द्वारा किया गया है मीटिंग, तो इंडियन डेलीगेशन के द्वारा। IPF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, इस बार IPF क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, इसमें क्या कहा गया है, ये क्या करता है, तो एक्यूरेट एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन, हम कितना एनर्जी को लेके हम उसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कितना हम फ्यूचर को लेके सशक्त हो रहे हैं, और हम क्लाइमेट को रेजिलियंस करने के लिए हमारा क्या कदम है, क्या एफर्ट है, वो उस चीज़ को बूस्ट करता है, एक्सेलरेट करता है। कैसे, तो क्लीन एनर्जी को प्रमोट, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके, कोलैब करके साइंस टेक के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है IPF का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। याद रखना है, ये भी आपको वन लाइनर, ये तो आपको एस्थेटिक हो गया, वन लाइनर आपको कभी भी पूछ लिया जाए IPF का फुल फॉर्म बताओ, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये कैसा, ये कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम, ये कैसा प्रोग्राम है, तो कोऑपरेटिव वर्क। ये अनाउंस्ड इंडिया के ही द्वारा, याद रखना है ये किसके द्वारा अनाउंस्ड हुआ, तो ये इंडिया के द्वारा ही अनाउंस्ड हुआ है। और ये किस चीज़ पर है, तो ई वेस्ट अर्बन माइनिंग विद इन द IPF। किस पर है, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करके हम अपने फ्यूचर को सशक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है, इसका एम है कि टू इनहेंस सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट एमॉन्ग पार्टनर्स बाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। क्या करना है, तो सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट को पार्टनर्स के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके एक दूसरे में सामंजस्य, फिर हर पार्ट मतलब जितने भी इस में कंट्री इन्वॉल्व हैं, हर कोई इसको और इन्हांस करे और बूस्ट करे, किसको, सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट को। कैसे हम क्या करें, अगला है IPEF कैटालिटिक कैपिटल फंड। ये किस में मदद करता है, IPEF कैटालिटिक फंड, ये मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ क्लीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग एंड अपर मिडिल इनकम कंट्री। किस में मदद करता है, इमर्जिंग और अपर मिडिल कंट्रीज में। IPEF कैटालिटिक कैपिटल फंड, ये किस में मदद करता है, डेवलपमेंट ऑफ क्लीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन इमर्जिंग एंड अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। किस में मदद करता है, जो भी अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, एक जिसका भी इकोनॉमी बढ़ रहा है और फिर इमर्ज हो रहा है, उस सबको क्लीन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए। IPF फेयर इकोनॉमी, ये क्या है, ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाइल कम्बेटिंग करप्शन, इन्हेंसिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी।
फेयर, फेयर यहाँ क्यों यूज़ किया है? इसको कट करना है, करप्शन को कट करना है, करप्शन को कॉम्बैट करना है, और हम टैक्स ट्रांसपेरेंट कितना हो, क्योंकि किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी रहता है वो बेहतर रहता है। तो IPF अब स्किलिंग इनिशिएटिव, ये कब लॉन्च हुआ? तो ये 2022 में लॉन्च हुआ, 2022। और ये क्या करते हैं? ये डिजिटल स्किल ट्रेनिंग को स्पेशली किसके ऊपर है? प्राइमरी किसको देता है? वोमेन और गर्ल्स को, सो दे कैन कंट्रीब्यूट, चूँकि ये फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि हमारी वोमेंस और गर्ल्स का नंबर भी तो बहुत ज़्यादा है। अबाउट में चल रहा है 50-50। IPF लॉन्च हुआ कब? 23 मई 2022 में। कहाँ? टोक्यो जापान में, और 14 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुआ था। इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन। क्या करना है हमको? इकोनॉमिक इंगेजमेंट और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। जितने भी कंट्री हैं इसमें इन्वॉल्व है, 14 कंट्रीज, उसके बीच क्या हो? कोऑपरेशन हो, इंगेजमेंट हो, सब एक दूसरे को साथ दे, फ्यूचर को हम फ्यूचर को सस्टेनेबिलिटी प्रदान करें, और विथ गोल ऑफ एडवांसिंग, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए? ग्रोथ में हम आगे बढ़े, इकोनॉमिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द, जिस भी कंट्री में है, जहाँ भी जो भी इसमें पार्टनर, सबको क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी है। अगला क्या है? ये हम देखेंगे, ये जो है इसका पिलर, ये 4 पिलर पर वर्क करता है, स्ट्रक्चर अराउंड 4 पिलर। तो हम देखें, पिलर 1 में ट्रेड को रखा है। इसमें कौन है? इसमें ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये जॉइंट है, इसमें रखा है। सेकेंड में रखा है सप्लाई चेन रेजिलियंस को, थर्ड में रखा है क्लीन इकोनॉमी को, और फोर्थ में रखा है फेयर इकोनॉमी को। ये 4 पिलर याद रखना है। इसमें 14 कंट्रीज जो है उसको देख लिया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि अब एग्जामिनर कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं चलता है। कभी एक बार गो थ्रू कर लेने के बाद थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ अरे वो क्वेश्चन, वो कंट्री अच्छा ध्यान में आया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड US। ये याद रखना। जैसे इम्पोर्टेंट, पहले जैसे कुछ भी कोई भी हो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहाँ बताता हो, तो उसमें पहले इंडिया को देखना है, फिर देखना है इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स कौन है, तो फिलहाल तो इसमें नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज कौन है, उसके पड़ोसी देश, इसी तरह करके याद हो जाएगा। जैसे इसमें तो ये देखना है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह करके ये सब याद रहने वाला है। अब अगला है हमारा OPEC प्लस। क्या है OPEC? इसका फुल फॉर्म नहीं, उससे पहले हम देखेंगे क्या ये इसमें IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या क्या। तो पहला क्या क्या हमको माइंड में रखना है कि एक बार इतना पढ़ें, इतना कोई भी नहीं रख सकता। तो पहला देखेंगे, मीटिंग हुआ सिंगापुर में, अटेंड किया गया इंडियन डेलीगेशन के द्वारा। ये सब छोड़ो, फुल फॉर्म इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। एम तो हमको पता है, ई वेस्ट को मैनेजमेंट को इन्हेंस करना है, इतना ही। लॉन्च हुआ 2022 में, टोक्यो जापान में, 14 कंट्री इन्वॉल्व था, और ये 4 पिलर पर काम करता है। ठीक है, वन लाइनर जो भी वनडे एग्जाम के लिए जाएगा, बस फुल फॉर्म याद रखना है। इस बार करंट के थ्रू पूछ लिया जाएगा। IPF मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ? 2-3 है और कुछ नहीं। OPEC प्लस का हम देखते हैं, ये नॉन OPEC कंट्रीज़ है, 10 नॉन OPEC कंट्री, जो क्या करता है? क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, इन एडिशन टू द 12 OPEC मेंबर कंट्री। ये क्या है? ये OPEC प्लस कौन है? तो ये नॉन OPEC कंट्री है, जो
क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, किसको? 12 ओपेक नेशन को। इसका की प्लेयर्स इसमें क्या, कौन मुख्य रूप से इस एलियंस में है, किसका मेजर रोल है, सेंट्रल रोल प्ले करता है? तो पिछले 3 साल से सऊदी अरेबिया और रसिया का सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। इसका एलियंस ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे देखते हैं? शुरू में सिर्फ इंक्लूड 11 में ओपेक मेंबर को इंक्लूड किया गया था और फिर बाद में 10 नन ओपेक नेशन। इसका लक्ष्य है वाइल प्राइसेस को कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन कट से हमको स्टेबलाइज करना है। ये हम देखेंगे ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज। इसमें भी पहले जो भी सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है उसको हम ढूंढेंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, ये सब तो पता ही है। नॉन ओपेक में है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया। इसमें देखो रसिया याद रख देना है, मलेशिया, सूडान। फॉर्मर ओपेक मेंबर्स पहले वाला अंगोला, इक्वेडर, इंडोनेशिया और कतर। नन ओपेक प्लस का एग्रीमेंट क्या है, कैसे है? तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन कट को हमको एक्सटेंड करना है, कब तक? 2025 तक। अभी जो करेंट कट है उसको हमको करेंट कटिंग आउटपुट को हमको 5.86 मिलियन बैरल्स पर डे कर देना है। 5.7% ग्लोबल डिमांड। वॉलेंट्री कट फेज आउट कितना है? तो इसमें सेवरल मेंबर ये बोल रहा है कि डिसाइड किया धीरे धीरे हम 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे करेंगे। इसी में गोल्डमैन सैक्स ये आता है। ये क्या है, कैसे? ये ग्रुप है, आईएनसी इंटरनेशनल कंपनी का एक ग्रुप है, अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। बस बेसिक से याद रखना गोल्डमैन सैक्स। अगर पूछ ले व्हाट इज़ गोल्डमैन सैक्स तो बता देना है कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। स्थापना कब हुआ? 1869। हेडक्वार्टर कहाँ है? लोअर मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। तो ओपेक प्लस हम देख ही रहे हैं कि इसका क्या एजेंडा है, क्या कैसे है। बस हाँ याद रख लेना कि ओपेक कंट्रीज़ में, ओपेक प्लस कंट्रीज़ और नॉन ओपेक कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, मेजर को याद रख लेना। बस ये एक आ गया गोल्डमैन सैक्स क्या है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, अमेरिका का मल्टीनेशनल कंपनी का और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। स्थापना कब हुआ? 1869। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, लोअर मैनहट्टन सिटी, मैनहट्टन। अगला है प्राइस पीएसएफ। क्या है पीएसएफ? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये न्यूज़ में क्यों आया है पहले ये देखेंगे। तो है कि सेंट्रल प्लानिंग टू परचेज 1 मिलियन टन मीट्रिक ऑफ चना ग्राम अंडर इट्स प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एट मार्केट प्राइसेस और इवन हायर टू रिप्लेनिश इट्स बफर। तो बोला सेंटर प्लान कर रहा है कि वो परचेज करे 1 मिलियन टन, मतलब करना चाह रहा है चना दाल किसके तहत? यही पीएसएफ के तहत, मार्केट प्राइस पर या उससे हायर भी हो सके। तो ये स्थापना का इस प्लेस का हुआ तो 2014-15 के फिजिकल ईयर में हुआ। डिपार्टमेंट अगर पूछ लेते तो एग्रीकल्चर भी डिपार्टमेंट इसमें आ जाएगा, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। 2016 में पीएसएफ स्कीम को ट्रांसफ़र किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। पहले क्या कौन कौन डिपार्टमेंट था? तो एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन, और 2016 में फिर इसको ट्रांसफ़र करके किस में दे दिया गया? कंज्यूमर अफेयर्स में। इसका रेगुलेशन क्या है, कैसे है? तो सेंट्रली मैनेज्ड। ये कैसा है? तो सेंट्रली मैनेज्ड है, लेकिन अथॉरिटी है
ऑथोरिटी दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसी दोनों अप्रूव कर सकता है, लेकिन सेंट्रली में सेंट्रल ही चलाता है, लेकिन अप्रूव का बात किया जाए तो स्टेट और सेंट्रल दोनों को अथॉरिटी है। स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम और CPSF एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है PSF को कैसे देखता है, सेंट्रल कॉर्पस फूड के रूप में देखता है, सेंट्रल कॉर्पस फंड। आई मिस्ड यहाँ कंफ्यूज्ड हो रहे, जो भी बाद में निकलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट प्राइसेज ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटीज बाय आइदर डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रोसेसिंग कमोडिटी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। सीधा एक रहेंगे, क्या मेंटेन करना चाह रहा है, तो प्राइस को स्टेबिलिटी। सीधा जो भी सिलेक्टेड कमोडिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेज प्राइसेज ऑफ की एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटी लाइक, जैसे इस सब के भी ओनियन के, पोटैटो और पल्स के प्राइस को भी स्टेबलाइज करना चाहिए। PSF जो है इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है, किसको, सेंट्रल एजेंसी को, स्टेट यूटी को, और फ्री फॉर मार्केट इंटरवेंशन के लिए। ये डोमेस्टिक और प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। इंटरेस्ट फ्री लोन इसके तहत कवर होता है, और वर्किंग कैपिटल और रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कमोडिटी के लिए यूज होता है। अगला है, तो ये बेसिक सा याद रखना है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इसमें वही न्यूज़ में दे दिया है, तो चूँकि न्यूज़ में बात आया तो इसलिए इसका डिटेल में तो बस यही है कि फाइनेंशियल 2014-15 में आया था, और डिपार्टमेंट याद रख लेंगे, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें और ज़्यादा ये सब तो मेंशन आंसर राइटिंग में स्पेशली होता है। अगला क्या है, H5N2 बर्ड फ्लू। न्यूज़ में क्यों आया, तो न्यूज़ में चूँकि इससे डेथ हुआ होगा इंडिया में किसी स्टेट में, तो इसलिए इसको न्यूज़ में लाना पड़ा। इसका कैसे है, क्या है, क्या है देखें। चूँकि लेकिन कहा गया ह्यूमन में रेयर पाया जाता है, लेकिन रेयर है फिर भी एक एक्सेप्शन होता है। इसमें देखेंगे H क्या है, N क्या है, कैसे क्या है। H है हेमाग्लूटिनिन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सरफेस पे पाया जाता है, सरफेस सॉरी मैं खुद का राइटिंग नहीं कभी कभी समझ में आ पाता है, बस इतना। हेमाग्लूटिन ये है, और ये N क्या है, न्यूरामिनिडेज, ये भी एंजाइम है। ये एक तरह का सब टाइप्स है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। सब टाइप्स इन्फ्लुएंजा ए वायरस को बांटा गया है 18 तरह से वेरिएंट, जैसे H5, H2, 11, N2। इसका फैक्टर क्या है, ये फैलता कैसे है, माइग्रेटरी बर्ड मूवमेंट एंड इंटरेक्शन विद डोमेस्टिक पोल्ट्री प्ले ए रोल। देखिए जैसे माइग्रेटरी बर्ड होता है, वो माइग्रेशन करके यहाँ से वहाँ से यहाँ आ गया दूसरे कंट्री से, तो वो उस को लेते आ गया वायरस को, उससे फैला। और इंटरेक्शन डोमेस्टिक, हाँ, और हाँ पोल्ट्री, उसमें भी मान लीजिए वो कोई बीमार है बर्ड, या तो वो उसका जैसे होता है ना, उसका लार से या वो छींक दिया, या इंसान बस ऐसे लिक कर लिया, ये सब चीज़, या इंसान गया है, तो ये यही है कि उस सब चीज़ में कॉशन बरतना है। और इन्वायरमेंटल चेंज कैसे, तो जैसे H5N1 की तरह ये जो है H5N2 स्प्रेड बाय अल्टरिंग बर्ड माइग्रेशन रूट एंड बिहेवियर। हाँ वही है, ये बर्ड का जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेटरी बर्ड जो होता है, कभी कभी वो अपना रूट भी भूल जाती है, अपने रूट को अल्टर कर लेती है, और बिहेवियर को चेंज भी कर लेती है। वो सब भी
बोलता है इन्वायरमेंटल चेंज में दिया गया है ह्यूमन ट्रांसमिशन में कैसे होता है द पोटेंशियल फॉर वायरस टू म्यूटेट एंड इनहेंस इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी अमॉन्ग ह्यूमन। ये कि कहा गया ह्यूमन में रेयर लेकिन है पोटेंशियल है वायरस को क्यों म्यूटेट कर सकता है और ह्यूमन में ट्रांसमिशन कर सकता है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है रिजल्ट इन माइल्ड टू सेवर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस एंड मे लीड टू फैटेलिटी। वही है रिस्पिरेटरी माइल्ड से सेवियर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस हो जाएगा गला खांसी सर्दी जुकाम और फिर इससे ये लीड टू फैटेलिटी ये सीरियस भी हो सकता है। और फिर इससे कंजक्टिविटी रेड आइज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम ये भी होता है इंसेफेली ब्रेन स्वेल हो जाता है मेनिंजाइटिस जो कहते हैं इंसेफेलोपैथी भी हो जाता है। डायग्नोसिस इसका किससे होगा आरटीपीसीआर व्हाट इज आरटीपीसीआर क्या है द रियल टाइम पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक तो बॉन्डिंग में जो टूटता है वही चेन रिएक्शन। ट्रीटमेंट इसका क्या है एंटीवायरल मेडिकेशन पार्टिकुलर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स जैसे कि ओस्टेलमेविर जेहेनमेविर जो है इसके वायरस रिप्लिकेशन को शॉर्टन कर सकता है। तो इसमें क्या देखिए H5N2 क्या है एक बर्ड फ्लू है ये वायरस है ह्यूमन में तो रेयर है लेकिन वही है कि किस वजह से हो जाता है कैसे हो जाता है आरटीपीसीआर इसमें डायग्नोसिस स्पेशली तो इसका फुल फॉर्म रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दिया गया। अगला देखते हैं माउंट कानलाउ क्या है बहुत सारे वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं और ख़ास करके जो भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो पड़ते हैं वो सब इरप्ट हो रहे हैं और वहाँ वॉल्केनो होता है। तो न्यूज़ में है कि सेंट्रल फिलीपींस में जो है ये माउंट कानलाउ इरप्ट हुआ जिसमें लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा इवैक्यूएशन सेंटर जाके ढूंढना पड़ा। क्या है ये स्ट्रेटोवोल्केनो है कैसा है कानलाउ माउंट कानलाउ स्ट्रेटोवोल्केनो है किसमें नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में ऑफ नीग्रोज आइसलैंड पूछ लिया जाए तो नीग्रोज आइलैंड पर और ये नीग्रोज जो है सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है ऑन दिस आइलैंड। ये एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस में है और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट एक इसी में है फ्यूरेटिक इरप्शन फेरेटिक इरप्शन क्या होता है जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वाटर को हीट करता है अंडरग्राउंड और सरफेस में जिससे एक एक्सट्रीम ड्राइवन एक्सप्लोजन होता है। कहने का मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है ग्राउंड के अंदर पानी को हीट करता है जिससे एकदम से भाप बन के एकदम से एक्सप्लोड करता है उसी बात है। हीटेड वाटर जो है फिर बॉयल होता है और फिर वो इंस्टेंट फिर वेपर होता है फिर वो एक्सप्लोजन करता है। और ये होता कब है यूएई काउच ग्राउंड वाटर प्रॉक्सिमिटी वाटर वॉल्केनिक वेंट रिजल्ट्स इन इट्स हीटिंग एज मैग्मा जो है एक्सटेंड करता है जिससे फेरेटिक इरप्शन होता है। उतना नहीं जानना है इसमें क्या माउंट कानलाउ में क्या देखना है कहाँ हुआ है तो सेंट्रल फिलीपींस में। ये कैसा वॉल्केनो स्ट्रेटोवोल्केनो दो चीज़। तीसरा है एक्टिव वॉल्केनो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है फेरेटिक इरप्शन आया याद रखें। एक रशियन मिसाइल जो है अटैक किया यूक्रेन के निप्रो सिटी पर क्या है इस्कंदर मेड मोबाइल शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल ये क्या है जो है रसिया अटैक किया है। ये इसके अंदर एम के सिमिलर है ऑपरेशनलाइजेशन 2017 से हुआ है इंटर हुआ सर्विस 2009 से परफॉर्म टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्राइक करता है रसिया फ्रांस में डिप्लॉयमेंट किया है। तो आज हम क्या क्या पढ़े पहला था मेरा IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग दूसरा मेरा था क्या था
दूसरा था ओपेक प्लस। तीसरा प्राइस स्टेबलाइजेशन पर। चौथा हमारा था H5N2 बर्ड फ्लू और पांचवा था माउंट कार्लो। तो ये था न्यूज़ इन डेप्थ में आज। डे बाय डे आई विल try to improve my waist. Thank you.